अल्हम्दुलिल्लाह उजाला, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, ऑडिबल विजिबल, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके, सो हमारा चैप्टर 27 चल रहा है और इसमें हम स्टार्ट किया हुआ है हमारे पास हमने वैक्सीनेशन एंड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पढ़ ली है। हमने होम गार्डनिंग वाला टॉपिक कर लिया है। हमारे पास अब रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री, latest technique to applied enhance crop in fruit yield और रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये 3 टॉपिक्स रिमेनिंग है। सो वील स्टार्ट विद द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री को भी देखेंगे। ठीक है, और आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम। सो स्टार्टिंग विद द नहीं किए लाइबा, मैंने नहीं किए यार अभी, सॉरी यार, मैंने अभी तक नहीं किए, वो कर दूंगा मैं अपलोड, आज कर दूंगा। सो हमने वैक्सीन्स वगैरह डिस्कस कर ली हैं। हमने यस यहाँ तक जो है वो हमने गार्डनिंग, होम गार्डनिंग वाला टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे पास यस, तो यहाँ से हमारा आता है न्यू टॉपिक। ओके, सो ये सर यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो yes, so let's begin with the topic. So role of microbes in human welfare. ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं? ठीक है, हमेशा हर वक्त सारे माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग नहीं होते। कुछ माइक्रोब हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना के दे रहे होते हैं हमें। ठीक है, तो माइक्रोब्स आर वेरी एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, बट कुछ माइक्रोब हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड इन वेरियस एनवायरनमेंट, दे हैव बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो बेनिफिशियल इफेक्ट तो हम आज डिस्कस करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं वैक्सीनेशन और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह। Some microbes can cause disease. They can also play a crucial role in the production of antibiotics. ठीक है, तो माइक्रोब्स की जो माइक्रोब्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। वैक्सीन्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, एंजाइम्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, वाइटामिन की प्रोडक्शन में और फर्मेंटेशन और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपको पता है जो बेसिलाई बैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया बेसिलाई है जैसे सूडोमोना एरिजिनोसा, वो डिजीज कॉजिंग है, लेकिन वहीं पे एक लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस क्या कराता है, वो जो है वो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स का अपना रोल है, एसेंशियल रोल है हर एक चीज के अंदर। ठीक हो गया, अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, लिस्ट ऑफ सम कॉमन बेनिफिशियल वायरसेस। तो हमने वायरसेस से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास जो वायरस हैं हमारे पास, तो सबसे पहले है काउपॉक्स वायरस। तो काउपॉक्स वायरस क्या हमें देता है? जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन होती है ना, वो काउपॉक्स से बनी होती है। ठीक है, तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इसने देखो हमें वैक्सीन दे दी। ठीक है, सिमिलरली आगे जाएं तो ऑन्कोलिटिक वायरस। तो ऑन्कोलिटिक वायरस के क्या करते हैं? ये कैंसरस सेल को खत्म करते हैं, कैंसरस सेल्स को। ठीक है, तो किल्स कैंसरस सेल एंड एड इम्यूनिटी। ठीक है, ऑन्कोलिटिक आपने पढ़ा होगा ना, ऑन्कोजिन्स। ऑन्कोजिन्स आर दोज जीन्स व्हिच आर लाइक कैंसरस जीन। इसी तरह से ऑन्कोलिटिक, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर और लिटिक का मतलब होता है तोड़ना। तो वो वायरसेस जो क्या करेंगे, कैंसर सेल को खत्म करेंगे हमारी बॉडी में, दीज आर ऑन्कोलिटिक वायरसेस। तो ये वायरसेस स्पेसिफिकली कैंसर सेल को जाके वो करेंगे और हमारी इम्यून सिस्टम को भी ये बढ़ा देते हैं। फिर इसके साथ साथ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं हमारे लिए तो वो बेनिफिशियल इसलिए हैं कि वो बैक्टीरिया को मार देंगे, वो बैक्टीरिया अगर हार्मफुल डिजीजेस कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया को तो इसका कोई फायदा नहीं है ना, तो ये जो है स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस। ठीक है, तो ये एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस जो हैं हमारे पास कंट्रीब्यूट टू प्लेसेंटा एवोल्यूशन। ठीक है, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस जिनका आरएनए होता है और आरएनए से जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है मेजॉरिटी, और आरएनए से डीएनए बनता है, तो दीज आर रेट्रोवायरसेस। जैसे एचआईवी का वायरस रेट्रोवायरस है, लेकिन नॉट द सारे रेट्रोवायरसेस जो है वो हमारे लिए वो नहीं होते, कुछ रेट्रोवायरस। तो ये प्लेसेंटा की जो एवोल्यूशन है उसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, गामा हर्बीज वायरस। ठीक है, तो ये हमारे पास शो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन।
ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, उनमें रेजिस्टेंस कॉज करवाता है ये। तो इसलिए हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वायरस है। उसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोसेसिंग, सॉरी। तो आप लोगों ने देखो घर पे ईस्ट का यूज किया होगा, ब्रेड बनाई होगी। ब्रेड डो कंटेन ईस्ट, स्पेसिफिकली सैक्रोमाइसी सर्वेसी। ये ईस्ट का साइंटिफिक नाम है, ठीक है, सैक्रोमाइसी सर्वेसी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ब्रेड इतनी एक्सपेंड हो जाती है, वो कैसे हो जाती है, तो उसमें आप ईस्ट डालते हैं ना, ईस्ट डालते हैं, ईस्ट का पाउडर डालते हैं, या पिज्ज़ा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो कैसे एक्सपेंड हो जाता है इतना, कितना कैसे ऐसे फूल जाता है, तो वो ईस्ट की वजह से होता है। ईस्ट ईस्ट के इंस्टेंट साशे आते हैं, वो आप लोग डाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेड में जी पिज्ज़ा डो हो गया या रोटी हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ साथ ईस्ट जो है वो आपको पता है वो जो हमारे पास हमारे पास जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च को इथेनॉल में कन्वर्ट करके दे सकते हैं हमें, इथेनॉल। तो इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो ऐसी तरह से होती है। ठीक है, या ग्रेप से, ग्रेप जो होता है, ग्रेप जो हमारे पास अंगूर है, उससे इथेनॉल कैसे बनता है, तो ईस्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, तो इथेनॉल की प्रोडक्शन में, फर्मेंटेशन में ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, स्टार्च को ग्लूकोज में, स्टार्च को ये इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ईस्ट इज लाइक वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट। अज्यूम करें ये ईस्ट ना होता तो ये रोटी कितनी मतलब सख्त सी होती और कितनी बारीक और सख्त सख्त होती। ठीक है, तो इसमें ये देखो ये चीज डाल के उससे एक्सपैंड हो जाता है उसका वॉल्यूम, और अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, नरम 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 गरम गरम रोटी, मोटी मोटी पापा की रोटी गोल गोल। तो ईस्ट जो है वो बहुत सारे जगहों पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे सोया सॉस है, चीज है, ठीक है, बियर बनाने में है, वाइन बनाने में है, ब्रेड बनाने में है, तो यहाँ पे ईस्ट का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। ठीक है, देखो सैक्रोमाइसी सरोवेसी इथेनॉल यानी कि बियर बनाने में भी यूज होता है, वाइन बनाने में भी यूज होता है, और ब्रेड बनाने में भी यूज होता है। फिर यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, चीज और योगर्ट, चीज और योगर्ट। और साथ साथ में देखो ये है हमारे पास एस्परगिलस, ये और माइक्रोब होता है, ये सोया सॉस बनाने में यूज होता है। तो हर एक का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद है योगर्ट। योगर्ट को, जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का मतलब क्या है, बैसिलस का मतलब तो ये राउंड शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास, यस, क्या करवाते हैं ये हमारे पास दूध को फर्मेंट करके उसमें जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आप लोगों को उसमें जो जायका आता है ना, कड़वा सा दही दही के अंदर, तो वो ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, फिर चीज है, चीज आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्पेसिफिक माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल स्विस चीज यूटिलाइज द प्रोपायोनो बैक्टीरियम शर्मानी। वाओ, कैसा बैक्टीरिया है भाई ये, इसको तो शर्म आ रही है, शर्मीली बैक्टीरिया है ये। ठीक है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी, while Roquefort cheese is using fungus penicillium रफरोगरोटी बरकरोटी, इतनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन भाई। ठीक है, और अब नाश्ते में क्या लेते हैं, ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है, ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, आगे जाएं। ओके, रोल ऑफ माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनती हैं और उसमें माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स कैसे बनते हैं, वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनते हैं ना, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया यूज होता है बहुत ज्यादा। तो इकोलाई देखो आपको हार्मोन्स बनाता है। एंटीबॉडीज, ठीक है, बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो इससे बनती हैं। बेवरेजेस,
फ्रूट्स, जूसेस, एंजाइम्स, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं? तो हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्विस चीज को बनाने के लिए देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पे हमारे पास ईस्ट यूज हो सकता है, ठीक है। बेवरेजेस, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, सैक्रोमाइसिस, ओवेसी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें दी हुई हैं, हर एक माइक्रोब का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली जो है वो एंटीबायोटिक्स आइसोलेट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब लोगों ने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ये बैक्टीरिया से आती है हमारे पास, ठीक है। एक और एंटीबायोटिक आप लोगों ने क्लोरेलिन का नाम सुना होगा, तो ये एक छोटा सा हमारे पास फंगस होता है यूनिसेलुलर, उसमें से आता है क्लोरेलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें कहाँ से आती, बैक्टीरिया से आती हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया को मार रहा है, वो कहते हैं ना रिश्तेदारी रिश्तेदार को मारते हैं। उसके बाद है फर्मेंटेड ब्यूरेजेस। तो सैक्रोमाइसीस cerevisiae is commonly employed in the production of fermented beverages. These microbes convert sugar into alcohol during the fermentation process, resulting in the production of alcoholic beverages, ठीक है। जैसे बेयर वगैरह हो गई, वाइन वगैरह हो गई, तो उसमें कौन क्या चीज यूज होता है, उसमें ईस्ट यूज होता है, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके बाद है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सेवरेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर भी, ठीक है। जो ये वेस्ट होता है, जो जो मेट्रोपॉलिटन बड़ी बड़ी सिटीज में जो वेस्ट आता है, ठीक है, जो सीवेज लाइन से वेस्ट आता है, तो उसको समुद्र में ऐसे ही नहीं जाने देते, ठीक है। उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज होते हैं, ट्रीटमेंट के बाद उसको समुद्र में छोड़ा जाता है। लेकिन पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ तो हर फन मौला हर कुछ चलता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना उस वेस्ट के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट वाटर, पर्टिकुलरली बेसिलस स्पीशीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। जो बेसिलस स्पीशीज है, मतलब ये राउंड रॉड शेप के जो बैक्टीरिया हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो sewage treatment but also breakdown of protein and oils processes typically consist of three steps: primary, secondary and tertiary treatment. तो हमारे पास देखो जो बेसिलस की स्पीशीज है ना, वो हमारे पास ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में। और सीवेज ट्रीटमेंट हमारे पास ना तीन टाइप का है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। अब वन बाय वन सबको देखते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्शियरी। तो ये देखो, ये पूरी सिटी का एक सीवेज प्लांट होता है, वहां से आके उस सीवेज प्लांट में वो सीवेज ट्रीट होता है, फिर उसके बाद उसको छोड़ा जाता है समुद्र के अंदर। ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम समुद्र के अंदर या ओशन के अंदर, क्यों? क्योंकि आपकी जो मेरीन लाइफ है ना, उसके ऊपर बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेंगे। यस भाई, सानिया को कोई बताया? यस सानिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द नून अकेडमी, खुश आमदीद, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग एंड सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, और फ्लोटिंग चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शॉपर फ्लोट कर रहा है, कोई ऐसी चीज फ्लोट कर रही है या कुछ, तो इसमें हमें जो है वो जो मेजर मेजर ऊपर चीजें दिख रही है ना, तो ये सारी चीजें हम वहां से रिमूव कर लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सॉलिड हैं, इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसको यूजुअली ना प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, बड़े बड़े टैंक है ना, नजर आ रहे हैं, इसमें जो है वो जो सॉलिड चीजें होती हैं जो ऊपर रह गई, तो उनको ऊपर से उठा लिया, अदरवाइज कुछ चीजें जो भारी हैं वो तो नीचे बैठ जाती, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इस प्रोसेस में हम ना मटेरियल को फर्दर उसमें माइक्रोब्स डालते हैं, और माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो उसका ना ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होता है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेक डाउन स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब को उससे फूड में मतलब एनर्जी मिलेगी, और हमें क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा तो मतलब सीवेज में जो हार्मफुल चीजें हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज फीड ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, facilitating the growth and multiplication. The step reduce the organic content of sewage through aerobic and anaerobic processes.
तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, फॉर एग्जांपल वुड है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करेंगे। माइक्रोब्स को क्या मिलेगा? उससे न्यूट्रिएंट एनर्जी मिलेगी, वो अपना नंबर बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और इसके बाद यस, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास ऑर्गेनिक सीवेज होगा ना, तो वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी में कुछ नहीं होता। प्राइमरी में सिंपल ये है कि यहाँ पे कोई माइक्रोब्स वगैरह यूज नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लोटिंग चीजें होती है ना, फ्लोटिंग सॉलिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपर वॉपर ऊपर से उठा लिए, और कुछ जो भारी चीजें होती है ना, वो नीचे खुद ही बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है। स्टेप 2 में हम माइक्रोब्स वगैरह लगाते हैं। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? लैगिंग हो रही? ओके, इसके बाद है हमारे पास स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन क्या है? तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन द वेस्ट आर डीकम्पोज इनटू स्टेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी हमारे पास चीज है, ठीक है, उसका क्या होता है? वो हमारे पास कोई एक बड़ी चीज है ना, लेट्स सपोज, उसको तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। ठीक है, और वो स्टेबल टुकड़े होते हैं। This process helped reducing the volume of sludge and converting it to more manageable and environmentally friendly forms. ठीक है, तो जब बड़ी चीज है तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है ना, जो छोटी छोटी इसी तरह की चीजें आ गई, तो एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के लिए इतना टॉक्सिक नहीं होते, और साथ साथ में और क्या होता है, ये हमारे पास यस आसानी से मैनेजेबल भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्रिस्टोफर क्लारो? इसके बाद है, कई बार तो पता है ये जो पानी वाने बनता है ना, तो पानी भी इससे वो कर लेते हैं। आपने पता है ना, सुना होगा जापान में ऐसे टॉयलेट बन गए हैं कि उनसे जो है वो बिजली बनती है। ओके, टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? ये फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर बिफोर इट इज रीयूज्ड और डिस्चार्ज्ड। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल देखो, प्राइमरी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, टर्शरी, सेकेंडरी में हमने सारा कुछ उसका कर दिया। अब जो पानी वेस्ट बचा है ना, तो उस वेस्ट को ना कई बार रीयूज भी कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल जो फसलें हैं उनको पानी दे दिया, या डिफरेंट चीज़ों में कहीं यूज हो गया। कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसको कूलेंट एज अ कूलेंट यूज कर लिया उसमें। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होता है ना पानी, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा इसको ना फर्दर चीज़ें लगा देते हैं। ठीक है, अगर एक तो उसको अगर पीने के लिए यूज करें लेट सपोज, तो उसमें से प्रॉपर तरीके से तमीज वाली फिल्ट्रेशन करेंगे, ताकि सारे के सारे माइक्रोब्स वगैरह हो जाए वो। ठीक है, तो यहाँ देखो, एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर बिफोर इट इज रीयूज्ड और डिस्चार्ज। दिस स्टेज इन्वॉल्व द वेरियस एडवांस्ड प्रोसेसेस सच एज फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन मतलब जितने भी माइक्रोब्स हैं ना उनको मार दिया, एंड न्यूट्रिएंट रिमूवल टू फर्दर एनहांस द वाटर क्वालिटी। ठीक है, अरे मैजमीन, आपको क्या पता, आप एक नेस्ले की जो बोतल पीती हो ना, वो तुम्हें कहाँ से आ रही है? कंपनी आपको बोलेगी कि हम तो वहां से, हमारा पानी तो प्योर है एकदम। क्या पता वो आपको ये गंदा पानी पिला रहे हो साफ करके, नेस्ले या ये लोग। हाँ हाँ भाई, दिस इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इफ्यूलेंट। इफ्यूलेंट मतलब refers to a treated wastewater is released or reused after undergoing the necessary treatment processes. नहीं, पानी पीना जो छोड़ नहीं सकते ना, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो इफ्यूलेंट क्या है भाई? देखो, ये आपको प्लांट नजर आ रहा होगा पूरा। देखें, यहाँ पे देखो प्रॉपर सब जगह से पानी जमा हो रहा है। फिर देखो यहाँ से पाइप लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट प्लांट्स नजर आ रहे होंगे अल्टीमेटली। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट नजर आ रहे होंगे, यहाँ से एनर्जी भी बनती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स में आप लोगों को भेज दूंगा, कंप्लीट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एफ्यूलेंट मतलब फाइनल स्टेज होती है। यहाँ पे जो है वो वाटर, उसको या तो उसको इतना ट्रीट कर दिया,
इतना ट्रीट कर दिया कि अगर वो रीयूजेबल है तो उसको रीयूज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल। अब देखो बहुत ज़्यादा क्रॉप है, बहुत ज़्यादा बड़ी फसल है, तो उसके लिए पानी का बंदोबस्त करना है, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, वैसे ही जहाँ आज ये भेज दूंगा, आज ये कंप्लीट चैप्टर बन गया, आज भेज दूंगा। ठीक है, और सिमिलरली खैर ये चीज़ सब लोगों को क्लियर हो गई ना कि दोबारा रीयूज कर लें या उसको फेंक दें। ये देख, ये देखें प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो है देखो रॉ सीवेज, ठीक है, इसमें देखो पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दिया, ग्रेड डिस्पोजल, प्राइमरी क्लेरिफायर, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट में देखो डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है, पूरा प्लांट का बता रहा है। स्लैश ट्रीटमेंट मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो, तो ये फ्लो को देख लें, आसानी से समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास है रोल ऑफ माइक्रोब इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो माइक्रोब्स ना सिर्फ हमें डेयरी इंडस्ट्री में काम आते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं, बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बल्कि इसके साथ साथ ना एनर्जी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दे हैव एबिलिटी टू जनरेट द वेरियस फॉर्म ऑफ फ्यूल्स सच एज हाइड्रोजन, मीथेन, लिपिड्स एंड इथेनॉल। आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोडीजल का, बायोडीजल सुना है नाम बायोडीजल का? तो जो बायोडीजल है ना, बायोडीजल इज नथिंग बट इट इज इथेनॉल। क्या है हमारे पास? ये इथेनॉल है। और इसको कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें क्या किया था कि ये जो गन्ने का वेस्ट होता है ना, जो जूस बनाते हैं, उसका जो वेस्ट बच जाता है, उसके वेस्ट से, वो वेस्ट मोस्टली क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके अंदर सक्रोज भी होता है। तो उससे क्या करते हैं, उससे उसका ट्रीटमेंट किया, आपको पता है इधर इट इज सेलुलोज कुछ भी हो, उसमें आपने ईस्ट लगा दी तो वो आपको अल्टीमेटली अल्कोहल में कन्वर्ट करके दे देगा, इथेनॉल के अंदर। और इथेनॉल को हम फिर ना पेट्रोल के साथ मिक्स करके जब यूज करते हैं, तो उसकी कंबस्शन की वजह से बहुत अच्छे से वो हो जाता है। ठीक है, तो बायोडीजल का नाम सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, कुछ मीथेन रिलीज करते हैं, मिथेनोजेंस, आप लोगों ने सुना होगा मिथेनोजेंस। ठीक है, तो हमारे पास माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है इक्वली। अरे भाई साहब, जस्ट अ मिनट, ये बहुत जूम आउट हो गया। ओके, तो इस तरह से माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद यहाँ देखें, इथेनॉल प्रोड्यूस हो सकता है, और इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेन दीज फ्यूल्स बर्न दे प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी जनरेशन थ्रू देयर रोल इन डीकम्पोजिशन। जब डीकम्पोजिशन होती है ना, तो उसमें भी एनर्जी वगैरह बनती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन दैट कैन हार्नेस द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा ना। ठीक है, और सिमिलरली जब ये डिकम्पोज करते हैं किसी चीज को, तो बदले में कोई ना कोई गैस भी तो रिलीज करते हैं। जैसे CH4 गैस रिलीज कर दी एनवायरनमेंट में, H2 गैस रिलीज कर दी, H2S रिलीज कर दी। ठीक है, तो CH4 और H2 गैस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग गाँव में कर सकते हैं, मेजरबीन। सिंपल क्या करें, एक एक गड्ढा खोद दें छोटा सा। ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद उसमें ना घर का जितना भी कचरा वचरा है, फ्रूट्स के जो छिलके हैं, जितना कचरा वचरा है ना, उसको डंप कर दें इसके अंदर। ठीक है, उसको डंप कर दिए, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दें। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दें। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया आप लोगों ने, तो अब क्या होगा, और इसको ऊपर से वो कवर कर दें। ठीक है, और यहाँ से एक पाइप अपने ना घर की तरफ ले जाएं, तो आपको पता है थोड़े टाइम बाद ना यहाँ से मीथेन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसकी डीकम्पोजिशन होगी, तो यहाँ से ना मीथेन गैस बनती है। ठीक है, CH4 गैस, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस गैस का नाम मार्श गैस। ये जो सब मार्शी प्लेसेस में ये पाई जाती है ना। आपको कैसे पता चलेगा? मीथेन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल स्मेल भी होती है,
और दूसरा ये है कि इसके टर्मिनल पे आप ना वेल्व लगा दो और उसके बाद इसको चूल्हे से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और जला लो तो तुम्हें ना वो होगी। और गांव में कई सारे लोग इस तरह ये वाला प्रोसेस करते भी हैं। जी जी, रियली रियली कर सकते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, करके देखें एक बार। ठीक है। वरना मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस इसीलिए तो कहते हैं कि ये मार्शी प्लेसेस पे पाई जाती है, और जो पंजेंट सी स्मेल सी आती है मीथेन की, ठीक है, तो ये से मार्शी प्लेसेस पे पाई जाती है ना। और नेचुरली ये कैसे बनती है? ये जितने भी पेट्रोलियम्स हैं ये नेचुरली कैसे बनते हैं? तो थ्रू डिकम्पोजिशन ही बनते हैं ना। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डेथ हो गई, अब वहां पे जो है डेथ होने के बाद अब वो जमीन के नीचे आ गया, वहां पे डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, और उससे वहां पे गैस अकुमुलेट हो जाती है, बाद में उसको हम डिस्कवर करके यूज कर लेते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं। हाँ, इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल? ठीक है। इसके बाद इकोलाई है और बेसिलस Septilis have the capability to thrive carbon resources present in the environment through photosynthesis and enzymatic hydrolysis. These bacteria have utilized produce strain of ethanol or liquid biofuels which can serve as a renewable energy. ठीक है। इसी तरह से एक फंगस है, पता है, ये जो आप लोगों का ये जो गन्ने का जो वेस्ट होता है, ये बल्कि शुगर की जो इंडस्ट्री है ना, जो चीनी बनती है, आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में भी शुगर की इंडस्ट्री। नवाज शरीफ लोगों की बहुत सारी शुगर मिल्स हैं जरदारी की। तो इन शुगर वाले क्या करते हैं पता है? बाहर की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं। जब शुगर की प्रोसेसिंग होती है, जो गन्ना होता है शुगर केन, ठीक है, उसमें से जब ये चीनी निकाल देते हैं ना, तो अज्यूम करो ये इन्होंने जो है वो शुगर बना ली, सक्रोज बना लिया, तो इसके वेस्ट में एक चीज आती है मोलासिस, ठीक है, ब्लैक थिक कलर का विस्कस लिक्विड होता है ये मोलासिस। ये मोलासिस का कोई यूज नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक फंगस है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फंगस है जिसका नाम है एस्परगिलस नाइजर, एस्परगिलस नाइजर, ठीक है। तो ये एस्परगिलस नाइजर के साथ करते हैं इस मोलासिस को, और ये एस्परगिलस नाइजर इस मोलासिस को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? सिट्रिक एसिड में। और सिट्रिक एसिड आपको पता है बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, ठीक है। ये जो लीमो का जो जायका होता है कड़वा सा, वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो सिट्रिक एसिड बहुत सारी जगहों पे एज अ एसिडिटी रेगुलेटर, आप लोग ये जो जितने बिस्किट खाते हैं ना और चीजें खाते हैं उनके पीछे देखना लिखा होगा एसिडिटी रेगुलेटर। तो सिट्रिक एसिड ब्यूरेजेस में यूज होता है, ये जो टैंक होता है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो चीजें होती हैं इनमें एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे यूज होता है। तो सिट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब मोलेसेस कहाँ, इनको इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं थे ये, ठीक है, और इसको डंप करना प्रॉपर। अब उससे फायदा उठा लिया, एस्परगिलस नाइजर से ट्रीट करो, सिट्रिक एसिड बनेगा। सिट्रिक एसिड आपको बहुत सारी जगहों में यूज होता है, ठीक है। तो माइक्रोब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई हमारी। इसके बाद माइक्रोब्स क्या हैं भाई? एनर्जी प्रोडक्शन, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फीड इन फूड वगैरह में, ठीक है, सस्टेनेबल फीचर और ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ये चीज क्रिस्टोफर क्लियर है? आगे एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ें। एनिमल हस्बेंड्री को मैं कर लेता हूँ। वैसे आप लोगों की क्लास केमिस्ट्री की थोड़ी लेट ही स्टार्ट होगी, बस थोड़ी सी स्लाइड लगेगी, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक होगा ना प्लांट वाला, जो प्लांट और क्रॉप इंक्रीज यील्ड, वो आसान सा टॉपिक है, वो आप लोग खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग खुद पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री ये हमारे पास, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे हमारे पास ना, हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं अपनी मर्जी से। जो गाय हमें ज्यादा दूध दे रही है हमें उसी की ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है।
जो मुर्गी हमें ज़्यादा मुगरी हमें ज़्यादा अंडे दे रही है, हम उसी की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से हम वो करते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से हम माइक्रोब्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर और फूड साइंसेज की ब्रांच है ये। एनिमल हस्बेंड्री रेफर टू द लाइफ स्टॉक रेजिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। इसमें लाइफ स्टॉक जो होता है उसको हम रेज करते हैं थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैट में करवाते हैं ना, कि मुझे पर्शियन कैट चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैटल में भी कर सकते हैं, प्लांट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, चिकन में कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म, शीप्स, ठीक है, फिश फार्मिंग, हर जगह पे ये कर सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता है। ये कहाँ गए भाई सब लोग, मेजेबिन। सो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ केयर एनिमल with the genetic qualities that behavior of animal are further developed for profit। तो यस, हम देखो उन्हीं को स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं ना, जो हमारे लिए फ्यूचर में ज़्यादा फूड दे सकें, ज़्यादा फ़ायदा दे सकें, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो यस, यहाँ पे एग है, प्रोटीन है, चिकन है, डक है, गोट है, इसके बाद बफेलोज, काउज, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ। तो ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री में हमारे पास क्या है, बस हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है मेजर टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले है हमारे पास डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो देखें, बड़ी बड़ी जो डेयरीज होती हैं, अब कराची की डेली मिल्क रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ना, 2-3 करोड़ पॉपुलेशन है, हर बंदा मिल्क तो पीता ही है, एटलीस्ट चाय तो पीता ही है ना, तो मिल्क की इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। तो अब क्या करते हैं भाई, डेयरी फार्मिंग करते हैं। डेयरी फार्मिंग इज द एग्रीकल्चरल टेक्निक concerned with the long term production of milk, which is then processed to obtain dairy products such as curd, cheese, yogurt, butter, cream, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग से ना सिर्फ हमें मिल्क बनता है, बल्कि इसके साथ साथ हमें जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, मिल्क हो गया, ठीक है, योगर्ट हो गया, बटर हो गया, ठीक है, बटर जो आप लोग लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, नूरपुर या ब्लू बैंड, तो जितने भी ये चीज़ें हैं कैसे बनेंगी, ठीक है। तो ये डेयरी फार्मिंग है सब कुछ। आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडिया में बहुत, एक अमूल 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 इंडस्ट्री, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है। तो वो उनका किसानों का बहुत बड़ा वो है, सेटअप है, वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, बटर बनता है, बहुत पता नहीं क्या क्या बनता है भाई। और इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम जो है मिल्क लेते हैं डेयरी एनिमल से, जैसे कि काउज हो गई, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ, जाओ दफा हो जाओ, बफेलोज हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं, ठीक है। तो इनसे मिल्क ऑब्टेन होता है और इनको हम जो है वो करते हैं। जैसे जो गाय का वो होता है ना, इसमें चीज़ अच्छे से बनता है, जो चीज़ जो होता है वो गाय के मिल्क से अच्छे से बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से चाय वगैरह के लिए बफलोज का मिल्क, ठीक है। तो सबका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल है। द एनिमल आर टेकन केयर अगेंस्ट डिजीज। अच्छा, हम एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी फार्मिंग में, आपको पता है इतने सारे गाय पाल रहे हैं या इतनी सारी बकरियां, या फॉर एग्जांपल दूसरे कोई से भी लाइव स्टॉक पाल रहे हैं, तो उसमें ना इन्फेक्शन का बड़ा चांस होता है, और एक बार एक को हो गया तो सब साथ ही साथ होते हैं, तो बाकियों में भी ट्रांसफर होने का चांस रहता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाते हैं हम, टाइम टू टाइम जो है वो जितना भी लाइव स्टॉक है उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं अगेंस्ट जो भी डिजीज है। जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, इसका भी अच्छा स्कोप है वेटनरी डॉक्टर का। तो वेटनरी डॉक्टर जो है वो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, और वो जो है वो पूरा वो करते हैं, ठीक है। हेल्दी एनिमल इज फिजिकली मेंटली, अब देखो, एनिमल को भी मेंटली और फिजिकली पता नहीं, एंड सोशली साउंड, पता नहीं भाई क्या क्या कर रहे हैं डॉक्टर, ठीक है। ये देखो, ये डॉक्टर जो है वो इसको मोटिवेट कर रहे हैं गाय को, ज्यादा और दूध दो और दूध दो। इसके बाद दीज एनिमल्स मिल्क बाय हैंड और बाय मशीन्स। देखो आप लोगों ने देखा होगा,
आप लोगों ने ये चीज़ देखी है बाहर के, पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो हाथ से ही निकालते हैं मिल्क, लेकिन बाहर के कंट्रीज में जैसे बहुत बड़ी डेयरी फार्मिंग है जैसे, तो वहाँ पे जितनी भी काउज है ना, तो ऑटोमेटिक मशीन होती है और वो जो है वो इनसे मिल्क निकालती है। ठीक है। इसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, मुर्गियाँ। तो इन मुर्गियों का प्रॉपर टेक केयर करना होता है, हमें प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन देखनी पड़ती है। तो द पोल्ट्री फार्मिंग इज कंसर्न विद द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। बर्ड्स लाइक डक, चिकन्स, geese, pigeons, turkeys, etc. आर डोमेस्टिकेटेड फॉर एग एंड मीट। ठीक है। इन सबको हम एग और गोश्त लेने के लिए वो करते हैं, इनकी फार्मिंग करते हैं। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ एनिमल, इनकी हम टेक केयर करते हैं, जैसे इनकी वैक्सीनेशन करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। इनको एक अच्छे एनवायरनमेंट देते हैं, हेल्दी फूड देते हैं। ठीक है। द एग एंड द मीट आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन के, डेफिनेटली। ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखनी पड़ती है। ठीक है। जो फीसिस हैं बर्ड्स के, वो आपको पता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये पोल्ट्री फार्मिंग से ना सिर्फ हमें मीट और एग मिलता है, बल्कि इनके जो फीसिस होते हैं ना, उसको जो है वो आपको पता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनमें यूरिया यूरिक एसिड होता है, और आपको पता है यूरिया यूरिक एसिड वो नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और नाइट्रोजन हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे लोगों को मिल जाती है। ठीक है। और नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस इंडस्ट्रीज से और इकोनॉमी से लिंक्ड है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अपने फायदे हैं, मीट हमें मिल गया, इधर से एग मिल गया जो कि प्रोटीन के सोर्सेज हैं, इनके फीसेस मिल गए जो कि हमारी सॉइल को फर्टाइल करेगा, और उस सॉइल को हम मे भी यूज कर सकते हैं किस किस के लिए, हम उस सॉइल को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ, यस, वहाँ पे हम सब्जियां उगा सकते हैं, वहाँ पे हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो एक एक तीर से तीन तीन चार चार शिकार हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक मसला ये होता है कि इनमें एक बार डिजीज फैल गई ना, तो फिर बड़ा मसला होता है। तो इसलिए इनके अंदर वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और आप लोगों ने देखा हो, ये सुना होगा ना, मैं क्यों जिंदा रहूं, मैं तो चूजा हूँ। तो चूजे मरते बहुत हैं। उसके बाद है बी फार्मिंग, या मैं क्यों काम करूं, मैं तो चूजा हूँ। बी फार्मिंग में हमारे पास जो हनी बीज होती है ना, हम उन्हें पालते हैं। ठीक है। हनी बी आपको पता है वन ऑफ माय फेवरेट, सबका ही फेवरेट होता है हनी तो बी फार्मिंग जो होती है उसे हम एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है। ये एमसीक्यूज में आता है, इसको देख ले। तो इसमें हमारे पास ना, हम इस तरह से बॉक्सेस बना के बीज की फार्मिंग करते हैं। ठीक है। बीज की फार्मिंग के लिए आपको बस ज़रूरी है कि साथ साइड में जो है वो क्या हो, साइड में फ्लावर्स वगैरह हो। ठीक है। और एक साफ सी जगह हो, और प्रॉपर अच्छी मतलब बड़ी सी जगह हो, और वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर से घर बने हुए हों। ठीक है। तो उससे अच्छे से जो है वो क्या होगी, बी फार्मिंग होगी। ठीक है। तो हनी बीज आर reared on large scale. The bees are domesticated for honey wax. अच्छा, नंबर एक हनी मिलेगा आप लोगों को, और इसके उसका जो छत्ता होता है ना, उसके अंदर बी वैक्स होता है, और वैक्स वो बहुत ज़्यादा जो जो चीज़ों में यूज़ होता है, जो वेजलिन होती है उसमें यूज़ होता है, क्रीम्स में यूज़ होता है। ठीक है। जो फेस पे आप लोग लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, बेस और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं पूरी जो 10 इंच की मोटी लेयर होती है, धोते हैं उसके बाद तो पता नहीं चलता, पहचान में ही नहीं आते। तो ये वैक्स जो है वो, इसका इम्पोर्टेंट रोल है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर। हनी आपको पता है बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है, खाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जब ये जो बीज हैं वो जाएंगी किसी फ्लावर पे बैठेंगी, तो वो पॉलिनेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ दे ऑल्सो यूज्ड अदर बी कीपर फॉर द सेम पर्पसेस। द प्लेस वेयर बी आर केप्ट नोन एज एपायरी और बी यार्ड। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, एपायरी और बी यार्ड क्या होता है। तो जिस जगह पे बीज को कैप्ट करके रखा जाता है ना, इट इज कॉल्ड एपायरी और बी यार्ड। और बी फार्मिंग को एपीकल्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है। और इससे हमें क्या क्या मिलेगा, हनी मिलेगा, वैक्स मिलेगा। हनी हमें खाने के लिए यूज करेंगे, और वैक्स
वैक्स यूज होता है किस में? वैक्स यूज होता है बहुत सारी कॉस्मेटिक्स चीजों में, ठीक है, वैसलीन हो गई, क्रीम्स हो गई, फार्मास्यूटिकल चीजों में बहुत ज्यादा, ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं स्किन पे लगाने के, वैक्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी में इन लाइफ स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पाकिस्तानी इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली, हमारी जो जीडीपी का 11.9%, कम से कम 12%, और लगभग में 37.4% जो लेबर है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। बस बस रुक जाएं, 10, बस 3-4 स्लाइड रह गई, बस हो गया है, फिर जाएं आप लोग, अभी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट तो नहीं हुई ना। तो पाकिस्तानी जीडीपी का जो है वो 11.9%, इनका कम से कम 12% जो है वो लाइफ स्टॉक और इससे आता है। और लगभग में जो जॉब्स जनरेट करता है ना ये वाला सेक्टर, जो लेबर फोर्स, तकरीबन 37.4% जो है वो चीज़ें यहाँ से हमारे पास, मतलब वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। हाँ, हमारा जीडीपी तो हेर हेर करे, एंड जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हेर। ओके, इट प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट एंड वेरियस बाय प्रोडक्ट। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स और वेरियस बाय प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं बात कर ली हमने। आसान सा टॉपिक है यार, खुद भी पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व एज अ ड्रॉट पाउडर फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन, पाकिस्तान हैज इमर्ज एज अ लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मीट, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो मिल्क और मीट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन बेचता कहीं नहीं। हाँ, तो बस क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो नेगेटिव में ही जाएगा। तो 2022 में जब इमरान खान गया था, इमरान खान तो 21 में गया ना शायद, हाँ उस वक्त 6% थी, अराउंड 6% ग्रोथ थी कोविड में, डिस्पाइट लाइफ सारी चीज़ों के, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऊपर चली। ओके, लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग मिल्क प्रोड्यूसर, ब्रीड ऑफ काउज एंड बफेलोज। तो ये काउज और बफेलोज की ना मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई हुई है, ये आप लोगों की बुक में दी हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए, नीली रावी, ये 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 वाली ये वाली बफेलो, ये कितना पर लैक्टेशन साइकिल, 1500 से 2500 लीटर ब्लड, सो ब्लड नहीं, मिल्क, कुंडी, दरवाजे की जो कुंडी होती है ना, कहाँ है कुंडी, ये कुंडी, कुंडी बफेलो, तो कुंडी इतना करती है, ठीक है। ये अलग अलग भैंसों की अलग अलग वो है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। काउस की भी लिमिट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। कभी आप लोगों ने भैंस को पानी में जाते हुए देखा है? जी जी, इनके टाइप्स हैं। पहले हमारे घर पे भी होती थी भैंस, तो हमें मिल्क बाहर से नहीं लेना पड़ता था, हमें योगर्ट बाहर से नहीं लेना पड़ता था हमें, मतलब कितना वो होता था, और उसका योगर्ट इतना अच्छा होता था, लाइक लिटरली। और इतना, पता है आपको दही कौन सा अच्छा होता है? जिसके बड़े बड़े वो हों। अब तो, और घर की चीज़ तो ऑर्गेनिक होती है, बड़े बड़े वो क्या होते हैं, उसका क्या बोलते हैं, बड़े बड़े उसके जो वो पीसेस होते हैं ना, टुकड़े, और थोड़ा सा टेस्ट में क्या हो, खट्टा हो, वो दही अच्छा होता है। हाँ ये भी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एनिमल है ये। उसके बच्चा देखा है, जो छोटा बच्चा होता है कितना क्यूट होता है जब पैदा होता है तो, मतलब अल्लाह पाक की नेचर यार, लिटरली। ओके, उसके बाद है लेटेस्ट लेटेस्ट एप्लीकेशन जिसमें हम एनहांस कर सकते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन को। बस ये दो तीन स्लाइड्स हैं, ये ख़त्म करके फिर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज का, और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है।
Okay, so plant breeding is a change in the characters of plant qualities into advancement of characters. Mendel known the father of plant breeding. They तो ये पढ़ लेंगे फिर आप लोग अपने से, ये जो जितना है क्रॉप प्रोडक्शन की 3 स्लाइड्स हैं ये पढ़ लेंगे आप लोग, आसान है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को। इट इज़ अ वेरी इजी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम। मैं स्लाइड्स भेज देता हूँ ग्रुप पे अभी। ठीक है, तो ये चैप्टर चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अब फिर मुलाकात होती है कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।